हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथ ही हम लोग यूपीपीएससी आरओ और एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग पीसीएस मंत्रा द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे। वैसे तो आपका टेस्ट नंबर 12-13 है और फुल टेस्ट नंबर 4 है, ठीक है, जो इस समय चल रहा है। और यह जो है पीसीएस मंत्रा 3.0 के अंदर का जो टेस्ट चल रहा है इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए, वैसे अगर देखा जाए तो आपका टेस्ट नंबर 12-13 है, अर्थात 12 जो है जीएस है और 13 हिंदी है। फुल टेस्ट की अगर हम बात करें तो फुल टेस्ट नंबर 4 है, ठीक है। तो इसमें जो है जीएस वाले सेक्शन को हम लोग कवर करेंगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे। चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। बाकी वीडियो से रिलेटेड और कोई डाउट हो, किसी क्वेश्चन को लेकर के कोई कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपना फीडबैक भी कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करें, जिससे कि हमें पता चलता रहे कि आप लोगों के लिए जो भी वीडियो अपलोड किए जाते हैं, जो भी कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है वो आप लोगों के लिए उपयोगी है, इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं है। तो इसलिए जो है आपका फीडबैक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो लोग पेड ग्रुप में ज्वाइन हो गए थे, कॉपीराइट इशू की वजह से वो ग्रुप डिलीट हो गया था। जो लोग पेड ग्रुप में ज्वाइन हो गए थे पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैसेज करके उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और जो लोग अभी तक ऐड नहीं हुए हैं वो मेरे पास ज़रूर मैसेज कर ले, ठीक है। और टेलीग्राम पे आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अगर उस लिंक की बात करें तो मैं अपना पर्सनली लिंक जो है टेलीग्राम पे आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोग जो है पर्सनली मुझे मैसेज करके उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं और ऐड हो सकते हैं, ठीक। बाकी इस वीडियो में हम लोग जीएस वाले सेक्शन को कवर करेंगे, तो इसे आप लोग अच्छे से सॉल्व करिए। देखिए हम लोग के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और जो भी क्वेश्चन गलत हों उसे आप लोग जरूर एनालिसिस कर लिया करें एक बार कि क्यों गलत हो रहे हैं, जिसमें सुधार करने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, सर्वप्रथम 1826 में चार्ल्स मेंसन ने हड़प्पा की यात्रा की और अपने लेख नैरेटिव ऑफ जर्नीज भी इसका उल्लेख किया था। जॉन मार्शल 1924 में इन्होंने द इलिस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में प्रकाशित अपने लेख में इसे सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया था। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? इसका जो सही आंसर है दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही है। 1826 में सर्वप्रथम चार्ल्स मेंसन द्वारा हड़प्पा टीले की खोज की गई थी, ठीक है, और हड़प्पा टीले की यात्रा की गई थी। और बाकी अगर हम बात करें जॉन मार्शल की, इन्होंने 1924 में द इलिस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में जो हड़प्पा सभ्यता है उसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से इसका उल्लेख किया था। तो सही आंसर सी हो जाएगा। आमतौर पर भारतीय हिंदू समाज में प्रचलित उत्तराधिकार का जो नियम है, पिता की मृत्यु के बाद ही पुत्र को उसकी संपत्ति में हिस्सा मिलेगा, यह कहाँ से प्रेरित है? दायभाग से, मिताक्षरा से, मनुस्मृति से या फिर प्रतिष्ठा सागर से? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो आपका ए हो जाएगा, दायभाग। 12वीं शताब्दी में इसकी रचना की गई थी। दायभाग के लेखक है जीमूत वाहन, याद रखिएगा, जीमूत वाहन इसके लेखक हैं। और इसी में कहा गया है कि पिता की संपत्ति में पुत्र को जो अधिकार मिलेगा या फिर जो उत्तराधिकार मिलेगा उसे, वह पिता की मृत्यु के बाद ही उसे पिता की संपत्ति में हिस्सा मिलेगा, ठीक है। जब तक पिता जीवित रहेगा उसे पिता की संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलेगा। इसका जो उल्लेख मिलता है दायभाग में मिलता है, जिसका रचना जो है जीमूत वाहन द्वारा की गई थी। बाकी अगर मिताक्षरा की बात करें, मिताक्षरा की रचना विज्ञानेश्वर ने की थी। मिताक्षरा की रचना की गई थी विज्ञानेश्वर द्वारा। और इसमें इन्होंने कहा था, मिताक्षरा में विज्ञानेश्वर ने कहा था कि मतलब पुत्र पैदा होते ही, जैसे ही पुत्र का जन्म होता है, उसके जन्म होते ही पिता की संपत्ति में उसे हिस्सा मिल जाता है। तो मिताक्षरा में कहा गया है कि पुत्र के जन्म लेते ही उसे पिता की संपत्ति में हिस्सा मिल जाता है। और दायभाग जिसकी रचना जीमूत वाहन ने की है, इसमें कहा गया है कि पिता की मृत्यु के बाद ही पिता की संपत्ति में पुत्र को हिस्सा मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा। यह दोनों आपका सही है। बाकी जो ये प्रतिष्ठा सागर हो गया, प्रतिष्ठा सागर, दान सागर और उसके साथ साथ आपका अद्भुत सागर, इन सभी की रचना बल्लाल सेन द्वारा की गई थी। जो सेन वंश का शासक था बल्लाल सेन, उसके द्वारा इसकी रचना की गई थी, ठीक है। बाकी मनुस्मृति के बारे में हम लोग को पता ही है। इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन ए। लेखकों और पुस्तकों के गलत युग्म की पहचान कीजिए। कीर्ति कौमुदी की रचना सोमेश्वर ने की थी। वृहद कथाकोश की रचना हरिशेर ने की थी। हितोपदेश की रचना जिनसेन द्वारा की गई थी और रामायण मंजरी की रचना क्षेमेंद्र द्वारा की गई थी। इसमें बताना है कौन सा विकल्प गलत है, गलत विकल्प का चयन करना है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, हितोपदेश। हितोपदेश की रचना जो है नारायण नामक एक व्यक्ति द्वारा की गई थी, ठीक है। नारायण नामक एक व्यक्ति ने इसकी रचना की थी, ठीक। और इसे संस्कृत शिक्षण का पहला ग्रंथ माना जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा सही आंसर इसका सी हो जाएगा। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था और यह अलाउद्दीन खिलजी के समय में भारत आया था। इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही है? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना। देखिए इसका सही आंसर पहला सही हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, ऑप्शन सी, दूसरा गलत है।
क्योंकि जो ये इब्न बतूता जो है, यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, मोरक्को का निवासी था, 1333 ईस्वी में यह भारत आया था। ठीक है, 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था। तो ये बात भी सही हो जाएगा। पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इसमें से संस्थापक द्वारा कुछ है, ये जो विभाग है और उस विभाग की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी उससे सुमेलित है कि नहीं, आपको बताना है। ठीक है, दीवाने बंदगान की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा की गई थी। दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। कौन सा विकल्प इसमें से सही होगा? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी, दीवाने बंदगान की स्थापना फिरोज शाह तुगलक, दीवाने अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक और दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी हो जाएगा। कबीर हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती थे। उन्होंने कुरान और वेदों की प्रशंसा की थी। वे सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर पहला सही है और दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। उनके द्वारा कुरान और वेदों की प्रशंसा नहीं बल्कि भर्त्सना अर्थात निंदा की गई थी। ठीक है, यह हिंदू मुस्लिम एकता की हिमायती थे, ये बात बिल्कुल सही है। सिकंदर लोदी के समकालीन थे, ये बात भी सही है। अगर हम बात करें कबीर की तो यह निर्गुण ईश्वर में विश्वास करते थे। ठीक है, निर्गुण ईश्वर में विश्वास करते थे ये। ठीक, तो इनके द्वारा कुरान और वेद इन दोनों की निंदा की गई थी, न कि प्रशंसा की गई थी। पहला तीसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमिलित नहीं है? ज्ञानेश्वर इनका जो मूल निवास है या फिर से इनका जो संबंध है राजस्थान से, शंकरदेव का संबंध है असम से, नरसिंह मेहता का संबंध गुजरात से और नामदेव का संबंध है महाराष्ट्र से। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसका जो सही आंसर है वो आपका ए हो जाएगा। ज्ञानेश्वर की अगर हम बात करें, ज्ञानेश्वर का जो संबंध है वो राजस्थान से नहीं बल्कि कहाँ से है? असम से। ठीक, ज्ञानेश्वर का संबंध है असम से, ज्ञानेश्वर का और शंकरदेव इन दोनों लोगों का संबंध असम से। बाकी नरसिंह मेहता गुजरात से, नामदेव महाराष्ट्र से। सही आंसर इसका ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। गलत विकल्प का चयन कीजिए। अकबर के समय मुगल प्रधानमंत्री को वकील कहा जाता था। बैरम खान ने वजीर के पद पर रहते हुए स्वयं शाही निर्णय लेने शुरू कर दिए थे। मीर बख्शी राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। मीर ए आतिश या तोप खाने का प्रमुख होता था। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मीर बख्शी या राजस्व विभाग का प्रमुख नहीं। मीर बख्शी की अगर हम बात करें तो यह सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। ठीक है, मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। ठीक, तो सी गलत है, बाकी आपके तीनों विकल्प सही हो जाएंगे। अकबर के समय जो मुगल प्रधानमंत्री था उसको वकील कहा जाता था। बैरम खां वजीर के पद पर रहते हुए शाही निर्णय लेने शुरू कर दिए थे। मीर बख्शी या सैन्य विभाग का प्रमुख होता था और मीर आतिश जो है तोपखाने का प्रमुख था। ठीक, ऑप्शन सी। दिल्ली घोषणा पत्र के बारे में देखिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद जारी किया गया। इसने प्रस्तावित किया कि गोलमेज सम्मेलन को संविधान सभा के रूप में कार्य करना चाहिए। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर भी हो जाएगा, दूसरा सही है, पहला गलत है, पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें 2 नवंबर 1929 को प्रमुख भारतीय राष्ट्रवादियों के द्वारा दिल्ली में एक सम्मेलन किया गया था और यहीं पर दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया गया था। और इसका जारी करने का तात्पर्य क्या था कि आगामी जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन होना है उसमें कांग्रेस की भागीदारी किन शर्तों पे होगी और कांग्रेस द्वारा ब्रिटिश सरकार से उनके सामने जो है उनके सम्मुख कौन सी मांगे प्रस्तुत की जाएगी। तो ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन की विफलता नहीं, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के पहले इसका आयोजन किया गया था 1929 में। ठीक है, सही आंसर बी हो जाएगा। रियासतों और सरकार के बीच संबंधों की प्रकृति की जांच करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति का गठन किया गया था? बटलर समिति, लायल, स्ट्रेची या फिर कैंपबेल। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। हर्टोग बटलर समिति का गठन किया गया था रियासतों और सरकार के बीच संबंधों में सुधार करने के लिए और इसका जो गठन किया गया था 1927 में किया गया था। डेट भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सही आंसर इसका ए हो जाएगा, हर्टोग बटलर समिति। क्रिप्स मिशन के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए जो आधिकारिक वार्ताकार थे वो कौन थे? क्रिप्स मिशन के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? देखिए इसकी अगर हम बात करें जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद, यह जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से क्रिप्स मिशन के साथ आधिकारिक वार्ताकार थे। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्रिप्स मिशन जो 1942 में भारत आया था, 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था और इसमें जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कांग्रेस अन्य जो कांग्रेस सदस्य थे मतलब मूल जो नेतृत्व किया गया था इन लोगों के द्वारा किया गया था। अन्य इसमें मेंबर यानी सदस्य भी इसमें शामिल थे
इनके साथ मिलकर के विचार विमर्श किया गया था और क्रिप्स प्रस्ताव द्वारा जो प्रस्तुत प्रस्ताव है उसको मेजॉरिटी से इन्होंने क्या कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, सही आंसर इसका सी हो जाएगा। ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित किस उद्देश्य के लिए लोथियन समिति का गठन किया गया था? शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए, ब्रिटिश सेना में सुधार, ब्रिटिश भारत में सिविल सेवा में सुधार, ब्रिटिश भारत में निर्वाचन के लिए मताधिकार से संबंधित मामले में सुधार। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। लोथियन समिति का जो गठन किया गया था, इसका गठन 1931 में किया गया था, समय याद रखिएगा। ठीक है, 1931 में इसका गठन किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में निर्वाचन के लिए मताधिकार परिवर्तन की सिफारिश करना था। ठीक है, मताधिकार परिवर्तन की सिफारिश करना था लोथियन समिति, और इसी की सिफारिश पर जो लोथियन समिति का गठन किया गया था 1931 में, इसी की सिफारिश पर 1932 ईस्वी में रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी। तो यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। लोथियन समिति की सिफारिश पर ही जो निर्वाचन से संबंधित था, और इसी समिति की सिफारिश पर 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अंग्रेजों के विरुद्ध निम्नलिखित विद्रोहों पर विचार कीजिए। विल्लोर, अहोम और संथाल, इन सभी को क्रम से लगाना है। विल्लोर का जो सिपाही विद्रोह है यह 1806 में हुआ था। 1806 में विल्लोर का सिपाही विद्रोह हुआ था। अहोम विद्रोह की बात करें, अहोम विद्रोह जो है यह हुआ था आपका 1828 में। 1828 में अहोम विद्रोह हुआ था। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो इन्हें क्रम से लगाना है। क्रम की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा आपका 1, 2, 3। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806, अहोम विद्रोह 1828 और संथाल विद्रोह 1855-56। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 1, 2, 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह समाज सुधारक महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के घनिष्ठ सहयोगी थे। यह भारतीय स्वशासन के पुरजोर समर्थक थे तथा भारतीयों एवं इनके बीच की खाई को पाटने के लिए कार्य कर रहे थे। यह भारतीय स्वशासन के पुरजोर समर्थक थे और भारतीयों के बीच जो खाई थी इसको पाटने के लिए इनके द्वारा कार्य किया जा रहा था। यह कथन किसके बारे में है? हेनरी कॉटन, एओ ह्यूम, विलियम बेडरवन या फिर चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। और इसके बारे में अगर हम बात करें, यह जो है सक्रिय थे भारत में 1871 से लेकर के 1871 से 1940 ईस्वी तक यह भारत में सक्रिय थे। और इनको महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के साथ इनके घनिष्ठ संबंध थे। ये बात बिल्कुल ठीक हो जाएगा। महात्मा गांधी द्वारा इनको दीनबंधु अर्थात गरीबों का मित्र कहा जाता था। ठीक है, महात्मा गांधी ने इनको दीनबंधु गरीबों का मित्र कहा था। ठीक, दीनबंधु गरीबों का मित्र कहा था। और यह कथन जो है चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज के बारे में सही है। ऑप्शन डी। जमनालाल बजाज ने कांग्रेस की सदस्यता स्वीकार की थी और कई वर्षों तक अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के कोषाध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। पुरुषोत्तम दास ठाकुर और आर.डी. टाटा ने 1920 के दशक में बॉम्बे में एक असहयोग विरोधी संघ का समर्थन किया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? फुट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका जो सही आंसर है आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही है। ठीक है, देखिए मानालाल बजाज जैसे जो बड़े व्यवसायी थे, इन्होंने गांधी जी के सहयोग बना और 1919 में लगातार इन्होंने सहायता प्रदान किया था। ठीक है, तो पहला बात तो आपका सही हो जाएगा। और पुरुषोत्तम दास ठाकुर, आर.डी. टाटा ने 1920 के दशक में बॉम्बे में असहयोग विरोधी संघ का समर्थन किया था। ये बात भी आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, पुरुषोत्तम दास ठाकुर, आर.डी. टाटा जैसे जो महत्वपूर्ण नेता थे, इन्होंने बॉम्बे में एक असहयोग विरोधी सोसाइटी का समर्थन किया था। सही आंसर सी हो जाएगा। नरबली प्रथा भारत में हर्डिंग प्रथम के समय में 1844-45 में समाप्त हो गया था। इस प्रथा को समाप्त करने के लिए कैंपबेल की नियुक्ति की गई थी। कैंपबेल की नियुक्ति की गई थी जो नरबली प्रथा है उसको समाप्त करने के लिए। नरबली प्रथा किसमें प्रचलित है? जो खोंड जनजाति हैं इनमें नरबली प्रथा का प्रचलन था। ठीक है, केशव चंद्र सेन के प्रयासों से नेटिव मैरिज एक्ट, जिसे ब्रह्म समाज या ब्रह्म मैरिज एक्ट के नाम से जाना जाता है, यह जानसूर के समय में पारित हुआ था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा गलत क्यों है? केशव चंद्र सेन के समय में नेटिव मैरिज एक्ट या फिर ब्रह्म समाज या ब्रह्म मैरिज एक्ट पारित हुआ था, बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन उस समय भारत का गवर्नर जनरल जानसूर नहीं, सर लॉर्ड नॉर्थब्रुक था। लॉर्ड नॉर्थब्रुक था भारत का गवर्नर जनरल। तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी पहला सही है।
और जो आपका नेटिव मैरिज एक्ट है, इसमें जो लड़के हैं, लड़कों की उम्र, शादी की जो उम्र है वो निर्धारित की गई थी 18 वर्ष, और जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनकी शादी की उम्र 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। ठीक है, 14 वर्ष निर्धारित की गई थी, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं चला था। कुछ समय बाद इसका जो है क्या होता है, इसका विभाजन हो जाता है। और इसके पीछे रीजन क्या था? इसके पीछे रीजन था कि केशव चंद्र सेन ने अपनी अल्पवयस्क पुत्री का विवाह कुछ बिहार के राजा से कर दिया था, जिसके बाद यह जो आपका ब्रह्म मैरिज एक्ट है या नेटिव मैरिज एक्ट, इसमें विभाजन हो जाता है। सही आंसर इसका ये हो जाएगा, पहला सही है, दूसरा आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक का प्रथम विभाजन 1929 नागपुर अधिवेशन में हो गया था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे और यह सम्मेलन वाराणसी में हुआ था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है ए हो जाएगा, पहला सही है, दूसरा गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, बात बिल्कुल ठीक है। 1920 में इसका आयोजन किया गया था, 1920 में इसका आयोजन हुआ था, लेकिन इसका जो आयोजन है यह वाराणसी में नहीं किया गया था। इसका जो आयोजन है वो बम्बई में किया गया था। ठीक है, बम्बई में। तो दूसरा विकल्प गलत हो जाएगा, पहला। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का पहला विभाजन 1929 नागपुर अधिवेशन में हुआ था, ये बात बिल्कुल ठीक है। सही आंसर इसका ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसने वायसराय हर्डिंग की हत्या का षड्यंत्र रचा, जो कालांतर में गिरफ्तारी से बचने के लिए विदेश भाग गए थे? वीर सावरकर, रासबिहारी बोस, गुरुदत्त सिंह या फिर अनंत लक्ष्मण कन्हारे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रासबिहारी बोस। रासबिहारी बोस इस सही हो जाएगा। ठीक है, और यह जो षड्यंत्र रचा गया था या फिर से इसकी हत्या का जो योजना बनाई गई थी, यह 1912 में, जिस समय दिल्ली दरबार का आयोजन किया जा रहा था दिल्ली में, उसी समय इसकी हत्या का जो है एक षड्यंत्र या फिर योजना बनाई गई थी। ठीक है, तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा। यह आंदोलन 1920 के प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में हुआ और यह एक कृषक आंदोलन था। इस आंदोलन का नेतृत्व मदारी पासी ने किया था और आरंभिक चरण में इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था। कौन सा विकल्प या किस आंदोलन की यह बात कर रहा है? इसकी अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा सी, एक आंदोलन। ठीक है, एक आंदोलन की विशेषता, और यह आंदोलन हुआ कब था? यह आंदोलन सक्रिय हो गया था 1921 में। ठीक है, 1921 में जो उत्तर प्रदेश का अवध वाला क्षेत्र है वहां पर इसका जो विस्तार है, इसका जो प्रसार है, इसकी जो तीव्रता है वो देखने को मिलती है। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रजामंडल आंदोलन ने रियासतों के लोकतांत्रिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1920 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रजामंडल आंदोलन को प्रत्यक्ष नेतृत्व और वित्तीय सहायता प्रदान की थी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नहीं, पहला सही है, दूसरा गलत है। दूसरा आपका गलत है। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें, 1920 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रजामंडल आंदोलन को प्रत्यक्ष नेतृत्व और वित्तीय सहायता दी थी, यह गलत है। भारतीय राष्ट्रीय, अगर हम बात करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा वैचारिक रूप से इस आंदोलन का समर्थन किया गया था, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से इसका नेतृत्व या फिर वित्तीय सहायता इसे नहीं दी गई थी। तो पहला आपका सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। बाकी प्रजामंडल आंदोलन जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक हिस्सा था, यह बात बिल्कुल ठीक है। 1920 के दशक में शुरू हुआ था, ये बात भी आपका ठीक है। 1920 के दशक में शुरू हुआ था, ये बात भी ठीक है। और इसमें रियासतों में रहने वाले लोगों ने सामंती शासकों और जो ब्रिटिश शासन है इसके विरुद्ध में आंदोलन किया था। तो याद रखिएगा, सही है। ये जो है मुख्य रूप से जमींदार और जो ब्रिटिश शासन है उसके विरुद्ध ये आंदोलन किया गया था, ऑप्शन है 1920 में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मूल रूप से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक या फिर गणराज्य? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है बी हो जाएगा। धर्मनिरपेक्ष शब्द का उल्लेख इसमें नहीं किया गया। ठीक है, इसे कब जोड़ा गया था? इसे जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में, 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, और 3 शब्द जोड़े गए थे आपका धर्मनिरपेक्ष, एक सेकेंड, इसकी अगर हम बात करें, इसमें जो है संविधान की प्रस्तावना में मतलब मूल संविधान में नहीं था, 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 द्वारा इसे जोड़ा गया था। ठीक है, 1976 द्वारा। तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा। संसदीय विशेषाधिकारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे संविधान में संहिताबद्ध हैं। वे विशेषाधिकार संसद के समुचित कामकाज के लिए आवश्यक हैं। विशेषाधिकार का कोई भी उल्लंघन संविधान सदन द्वारा दंडनीय है, संबंधित सदन द्वारा दंडनीय है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। इसका जो उल्लेख है संविधान में नहीं किया गया है, ये बात सही है। इसका जो उल्लेख है संविधान में
नहीं किया गया, बात गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए यह विशेषाधिकार संसद के समुचित कामकाज के लिए आवश्यक है, बात बिल्कुल सही है। और यह विशेषाधिकार अगर इसका उल्लंघन होता है तो जिस संविधान या जिस सदन से संबंधित विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ है उस सदन को दंडित करने का अधिकार भी प्राप्त होता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ए। पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही, पहला गलत है। ठीक है, संसदीय विशेषाधिकार यह संहिताबद्ध नहीं है, संविधान में इसको संहिताबद्ध नहीं किया गया है। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा ए। भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधा हुआ है, यहां तक कि लोकसभा के विघटन से संबंधित मामले में भी। अनुच्छेद 741 को 42वें संविधान संशोधन और 44वें संविधान संशोधन द्वारा संशोधित किया गया ताकि राष्ट्रपति को स्पष्ट रूप से मंत्रिपरिषद की सलाह के लिए बाध्य किया जा सके। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर ए हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। ठीक है, अगर इनडायरेक्ट तरह से देखा जाए तो यह गलत होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर सहमति देना बाध्य कर दिया गया था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन द्वारा उसमें संशोधन किया गया और ये कहा गया, ये प्रावधान जोड़ा गया था कि राष्ट्रपति किसी भी विचार को एक बार मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। दोबारा अगर वही परामर्श मांगने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तब उसके लिए सहमति देना आवश्यक था। ठीक है, बाकी अगर देखा जाए तो ये इसका सही हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को हृदय कहा था? किसका? संविधान का। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। ये तो आप लोगों को रटा ही होगा, ऑप्शन ए इसका सही है। नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे प्रकृति में न्याय संगत हैं, उन्हें आयरिश संविधान से लिया गया है, वे कल्याणकारी राज्य के विचार को बढ़ावा देता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? इसका सही आंसर भी हो जाएगा 2-3। यह प्रकृति में न्याय संगत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, देखिए मूल अधिकार जो है, जो फंडामेंटल राइट है, यह प्रकृति में न्याय संगत है, अर्थात मूल अधिकार के उल्लंघन की स्थिति में आप न्यायालय में जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं, लेकिन अगर नीति निर्देशक तत्व का उल्लंघन होता है या फिर इसे लागू नहीं किया जाता है तो इसे लागू कराने के लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। यह राज्यों की इच्छा पर छोड़ा गया है, जिसमें कहा गया है कि राज्यों का यह कर्तव्य होगा कि अगर उनके पास समुचित संसाधन उपलब्ध हैं, पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं, तो वो नागरिकों के कल्याण के लिए कार्य करे, सामाजिक सद्भाव के लिए, सामाजिक अभिवृद्धि के लिए कार्य करे। तो यह राज्यों के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है, राज्यों के ऊपर कोई दावा नहीं करता है। राज्यों से यह अपील किया गया है कि अगर उनके पास संसाधन उपलब्ध हैं तो वो नागरिकों के हित में कार्य करे। ठीक है, और यह प्रकृति में न्याय संगत नहीं है। ठीक, तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा तीसरा सही है। भारत का सीएजी सरकारी अनुदान प्राप्त करने वाली निजी कंपनियों के खातों का ऑडिट कर सकता है। संविधान का अनुच्छेद 149 राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित होने पर सीएजी को किसी भी निकाय या प्राधिकार का ऑडिट करने का अधिकार देता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर भी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही हैं, लेकिन आगे की व्याख्या नहीं करता है। भारत का सीएजी सरकारी अनुदान प्राप्त करने में निजी कंपनियों के खाते का ऑडिट कर सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। और अनुच्छेद 149 में कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति कोई कार्य से सौंपता है तो वो कार्य भी इसके द्वारा किया जाएगा। अगर किसी कंपनी का ऑडिट करने की बात कही जाती है राष्ट्रपति द्वारा तो वो भी किया जाएगा सीएजी द्वारा। दोनों विकल्प सही हो जाएगा अलग अलग। ठीक है, संविधान की 21 अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून से संबंधित प्रावधान किया गया है। इसका जो उल्लेख किया गया है वो 10वीं अनुसूची में किया गया है और 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन 1985 में इसे जोड़ा गया था। सही आंसर इसका डी हो जाएगा। अनुच्छेद 370 के बारे में देखिए, इसने जम्मू कश्मीर को विशेष स्वायत्त दर्जा दिया था। 2019 में राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से ये हटा दिया गया, निरस्त कर दिया। संसद के पास 2019 से पहले जम्मू कश्मीर के लिए कानून बनाने की कोई शक्ति नहीं थी। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर ए हो जाएगा। पहला दूसरा सही, तीसरा गलत है। संसद के पास 2019 से पहले जम्मू कश्मीर के विषय में कोई कानून बनाने की शक्ति प्राप्त नहीं थी, यह गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। कुछ ऐसे मामले थे जिस पर जो संसद है वो कानून सीधे बना करके वहां पे लागू नहीं कर सकती थी, बल्कि जो जम्मू कश्मीर का विधानसभा है उसकी अनुमति लेनी पड़ती थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी कानून या किसी जम्मू कश्मीर से संबंधित किसी भी कानून का निर्माण नहीं कर सकती है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर इसका ये है। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा पर पद धारण करता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर सी है। पहला आपका गलत हो जाएगा, दूसरा सही है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रासाद पर्यंत अपना पद धारण करता है और इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, न कि मुख्यमंत्री द्वारा। पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही है। भारत के वित्त आयोग के बारे में देखिए, इसका उल्लेख 280 के तहत स्थापित एक अर्ध न्यायिक संवैधानिक निकाय के रूप में किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद वित्त आयोग की सिफारिश स्वतः बाध्यकारी हो जाती है।
वित्त आयोग को भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान की सिफारिश करने का अधिकार दिया गया है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? इसका जो सही आंसर है बी हो जाएगा। पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद वित्त आयोग की सिफारिश स्वतंत्र बाध्यकारी नहीं। देखिए, वित्त आयोग की जो सिफारिश होती है वह सलाहकारी प्रकृति की होती है, ठीक है, सलाहकारी प्रकृति की होती है, न कि बाध्यकारी होती है, ठीक है। तो सही आंसर इसका जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यह जो है सलाहकारी प्रकृति क्या होता है, ठीक। और अगर हम बात करें अनुच्छेद 275, इसमें कहा गया है कि आयोग भारत के समेकित कोष से राज्यों को अनुदान सहायता की सिफारिश कर सकती, मतलब संसद या फिर कह सकते हैं कि केंद्र सरकार को यह सिफारिश कर सकती है अनुच्छेद 275 के तहत कि वह राज्यों को भी कुछ अनुदान दें, ठीक है। सही आंसर इसका बी हो जाएगा। 17वां संशोधन के बारे में देखिए कौन सा विकल्प सही है। इसने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया था। इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था प्रदान करने के लिए जेके सहित व्यवस्था प्रदान किया और यह जम्मू कश्मीर सहित सभी राज्यों पर लागू है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही है। देखिए, वैसे इसका ऑप्शन डी सही बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है, केवल इसका आंसर ए सही होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन इसमें आंसर गलत दिया है। ये क्या कह रहा है कि जम्मू कश्मीर सहित सभी राज्यों, जहाँ ये सभी शब्द का प्रयोग हो गया वहीं पे ये गलत हो जाता है, क्योंकि कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर यह लागू नहीं है, जैसे उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम वगैरह हो गए, वहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है, वहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था नहीं लागू है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक। जहाँ पे अगर ये होता कि जम्मू कश्मीर सहित राज्यों में लागू है तो राज्यों में इसमें सभी कह दिया ना, तो जहाँ सभी शब्द का प्रयोग हो जाता है वहाँ पे एक्सेप्शन नहीं रहता, ठीक है। अर्थात इसमें जो भी भारत में राज्य हैं वो सभी में लागू हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं जैसे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और एक दो राज्य हैं वहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था का अस्तित्व नहीं है। तो सही आंसर इसका एक दो होना चाहिए। देखिए, इसमें जो आंसर है वो गलत दिया है, ठीक है। इसमें आंसर दिया है डी, जो कि गलत है, इसका ए होना चाहिए। भारत राज्यों का एक संघ है, राज्यों ने केंद्र को अधिकार दिया है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। भारत राज्यों का एक संघ है और राज्यों के संघ के रूप में राज्यों ने केंद्र को अधिकार दिया है, ये बात बिल्कुल गलत है। जैसे देखिए अमेरिका में क्या है, जैसे अमेरिका में केंद्र और राज्य दोनों या जो अमेरिकी जो संघ है या जो फेडरेशन है वह केंद्र और राज्यों के बीच एक समझौते का परिणाम है, ठीक है, एक समझौते का परिणाम है। जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में क्या कहा गया कि भारत राज्यों का संघ होगा, अर्थात भारत में राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है और जो है राज्य जो है यह केंद्र के अस्तित्व पर निर्भर करते हैं। मतलब इसमें ये कहा जा सकता है कि भारत जो है यह अविभक्त केंद्र का भी अविभक्त संघ का विभक्त राज्य है, ठीक, अविभक्त संघ का विभक्त राज्य है, जबकि अमेरिका विभक्त संघ का विभक्त राज्य है, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये है कि भारत में केंद्र का विभाजन नहीं हो सकता है, ठीक है, केंद्र के अस्तित्व पे मतलब जैसा नहीं है कि भारत को अलग करके कोई अलग राज्य बना दिया जाए या फिर भारत के जो राज्य हैं वो भारत से अलग होकर के अलग देश बना ले, यह भारत में इसकी अनुमति नहीं है। इसलिए भारत को अविभक्त राज्यों का, ठीक है, विभक्त राज्यों का अविभक्त संघ कहा जाता है, ठीक है। भारत को विभक्त राज्यों का अविभक्त संघ, अर्थात राज्यों को अलग होने, अर्थ कह सकते हैं कि एक राज्य को तोड़ करके दो राज्य का निर्माण किया जा सकता है या फिर एक राज्य के कुछ क्षेत्रों को मिला करके एक नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है। मतलब जो राज्य का अस्तित्व है इसकी गारंटी नहीं दी गई है भारत में, जबकि केंद्र के अस्तित्व की गारंटी दी गई है, ठीक है। इसलिए कहा जाता है अविभक्त, ठीक है, इसलिए इसे कहा जाता है कि अविभक्त केंद्र का विभक्त राज्य या फिर विभक्त राज्यों का अविभक्त संघ। सही आंसर इसका सी होना चाहिए, सी इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है? खाद्य फसल, व्यापारिक फसल, मानसूनी और कृषि पर जनसंख्या का दबाव। इसका हो जाएगा भी। भारत में व्यापारिक फसलों का जो उत्पादन है वो नहीं होता है। खाद्य फसलों की प्रधानता, भारत में ज़्यादातर जो फसलें उगाई जाती हैं, जिन फसलों का उत्पादन किया जाता है वो सभी खाद्यान्न फसलें, ठीक है। मानसून पर निर्भरता, भारतीय कृषि जो है आज भी वर्तमान समय भी भारत की 70% से अधिक जो कृषि है वो मानसून पर निर्भर है, ठीक। और कृषि पर जनसंख्या का दबाव, ये बात भी आपका सही है। जहाँ काम 5 लोगों का है वहाँ पे 10 लोग लगे हैं, तो जनसंख्या का दबाव भी देखने को मिलता है, ठीक। भारत में भूमि उपयोग श्रेणियों के संबंध में देखिए, वर्तमान प्रति से तात्पर्य 5 वर्ष से अधिक बिना समय तक, मतलब बिना जोती गई भूमि से है 5 वर्ष। वर्तमान प्रति का तात्पर्य है, वर्तमान प्रति का तात्पर्य 5 वर्ष से अधिक समय तक बिना खेती के छोड़ी गई भूमि को कहा जाता है। कृषियों की बंजर भूमि कहा जाता है 5 वर्ष से अधिक समय तक प्रति छोड़ी गई भूमि को। शुद्ध बोया गया क्षेत्र
या मौसमी या बारहमासी फसलों के अंतर्गत आने वाली भूमि शामिल है। कौन सा विकल्प इसमें बताना है सही है? इसका जो सही आंसर है क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। कौन सा कथन सही है? वो हो जाएगा ऑप्शन ए। दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा, ठीक है। वर्तमान प्रति के अंतर्गत वह भूमि आती है जो 1 वर्ष से कम समय के लिए बिना खेती के छोड़ दी जाती है, उसको वर्तमान प्रति के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक। तो पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही हो जाएगा। भारत में वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल 1950 से 51 से बढ़ा है। यह देश भर में वास्तविक वन क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण हुआ है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। पहला बिल्कुल सही है कि भारत में वन क्षेत्र के अंतर्गत जो क्षेत्रफल है 1950 से 51 से बढ़ा है, लेकिन देश भर में वास्तविक वन क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये जो है आपका गलत हो जाएगा। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो अधिक वन भूमि जो है यह इस रूप में नामित किया गया। किस रूप में? यह जो है दर्ज करने वाले जो क्षेत्र हैं यह वृद्धि वन क्षेत्र में वास्तविक वृद्धि के कारण नहीं बल्कि अधिक भूमि को वन के रूप में नामित किए जाने के कारण वृद्धि देखने को मिला है, ठीक है। तो सही आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा फसल गेहूं, जौ और चना जैसी फसलों से जुड़ा हुआ है? देखिए इनका जो उत्पादन होता है रबी के मौसम में किया जाता है, ठीक है। रबी के मौसम में इनका उत्पादन होता है, ठीक, जो अक्टूबर नवंबर के समय बोई जाती है और इसे मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है, ठीक है। सही आंसर भी हो जाएगा। भारत में दलहन की खेती के बारे में देखिए। भारत दुनिया में दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है। दलहनों को उच्च तापमान और अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। वे मुख्य रूप से शुष्क भूमि और वर्षा आधारित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर भी हो जाएगा, पहला और तीसरा सही, दूसरा गलत। दलहनों का उत्पादन या दलहनों के उत्पादन के लिए उच्च तापमान और अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, गलत हो जाएगा। बाकी पहला और तीसरा सही है। भारत दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है, सबसे बड़ा उपभोक्ता है और सबसे बड़ा आयातक है इसके दलहन के मामले में, याद रखिएगा। और मुख्य रूप से इसके लिए जो मृदा है शुष्क भूमि चाहिए, शुष्क मृदा चाहिए, वर्षा आधारित क्षेत्रों में यह मुख्य रूप से उगाई जाती है। मतलब इसे बहुत अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। वर्षा आधारित मतलब जहाँ पे वर्षा होती है वहाँ पर इसे उगाया जाता है, मतलब अलग से पानी चला करके उगाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो सही आंसर भी हो जाएगा। भारत में कपास की खेती के आने वाले दौरान, भारत में कपास की खेती फूल आने के दौरान साफ आसमान अत्यधिक आसमान पर ज़्यादा निर्भर करता है। कपास को अपने बढ़ते मौसम के दौरान भारी वर्षा और कम धूप की आवश्यकता होती है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा, दूसरा गलत है। भारत में कपास की खेती फूल आने के दौरान साफ आसमान पर अत्यधिक निर्भर करता है, बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो दूसरे में क्या कह रहा है कि कपास को अपने बढ़ते मौसम के दौरान भारी वर्षा और कम धूप की आवश्यकता होती है, गलत है। इसको जो है वर्षा की मात्रा कम होनी चाहिए और धूप अधिक होनी चाहिए, तब कपास जो है अच्छे से क्या होता है, अच्छे से तैयार होता है, ठीक। सही आंसर इसका जो है वो सी हो जाएगा। कौन सा विकल्प भारत में जूट उत्पादन से संबंधित है? मतलब जूट उत्पादन, भारत में सबसे अधिक जूट का उत्पादन किस राज्य में होता है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल सबसे अधिक जूट उत्पादन करने वाला राज्य है। भारत में तिलहन के बारे में देखिए। तिलहन मुख्य रूप से शुष्क भूमि क्षेत्रों में उगाए जाते हैं। भारत तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर है। मूंगफली, सरसों, सोयाबीन प्रमुख तिलहन फसल हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो आपका ए हो जाएगा, पहला और तीसरा। भारत तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर है, यह गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत है। तिलहन उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर नहीं है, ठीक है। इसे जो है बड़ी मात्रा में तिलहन का आयात करना पड़ता है, जो पॉम ऑयल वगैरह हैं उनका, ठीक है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? चाय के बागान मुख्य रूप से पहाड़ी और उप आर्द्र क्षेत्रों में पाए जाते हैं। चाय को बेहतर उपज के लिए स्थिर पानी और समतल भूमि की आवश्यकता होती है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा, पहला सही है, दूसरा गलत है। चाय को बेहतर उपज के लिए ढलान वाली भूमि चाहिए, अम्लीय मृदा, ठीक है, ढलान भूमि, अम्लीय मृदा की आवश्यकता होती है और धूप भी पर्याप्त मात्रा में, मतलब तेज धूप की आवश्यकता होती है, ठीक है। पानी जड़ों में नहीं लगना चाहिए, पहला सही, दूसरा गलत। भारत की हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किस फसल को मुख्य रूप से लक्षित किया गया था? देखिए हरित क्रांति के अंतर्गत जिस फसल को सबसे अधिक लाभ हुआ था वो गेहूं और चावल है, ठीक है। मुख्य रूप से इन्हीं जो फसल हैं, इन्हीं फसलों के उत्पादन पर विशेष रूप से फोकस किया गया था और 1960 के दशक में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी, ये भी याद रखिएगा। और हरित क्रांति का सबसे अधिक जो लाभ प्राप्त हुआ था पंजाब हो गया, पंजाब है, हरियाणा है, पश्चिमी यूपी है, इनको सबसे अधिक लाभ प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो सही आंसर भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस हरित क्रांति की प्रमुख
आलोचना माना जाता है। इसे हरित क्रांति का प्रमुख आलोचना माना जाता है। क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि, सभी फसलों की समान रूप से लाभ हुआ। मृदा और जल प्रदूषण, मशीनीकरण में वृद्धि से ग्रामीण बेरोजगारी बढ़ गई। इसे देखिए, इसे आप लोग कॉमन सेंस से सही कर सकते हैं। सभी फसलों, इसमें बस गेहूं और चावल का उत्पादन में वृद्धि हुई थी, तो सभी फसल तो पहले गलत हो जाएंगे। और ये देखना है कि किसमें जो है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये तीनों गलत हो जाएंगे, बचा क्या, बस एक ही सही है। इसमें क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि देखने को मिला था, बात बिल्कुल ठीक है। जिस क्षेत्र में हरित क्रांति ज़्यादा उपयोगी रहा वहाँ के किसान तो अमीर हो गए, और जहाँ पे यह सफल नहीं हुआ वहाँ के किसान और गरीब हो गए, तो इससे सामाजिक असमानता बढ़ी, बिल्कुल बढ़ी। और मृदा और जल प्रदूषण हुआ, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो है अधिक से अधिक रासायनिक जो कीटनाशक हैं इनका उपयोग किया गया, जिससे मृदा और जल प्रदूषण भी बढ़ा। उसके साथ साथ मशीनीकरण, हरित क्रांति के बाद मशीनीकरण में बहुत तेजी से वृद्धि हुआ, ठीक है, बहुत तेजी से मशीनीकरण को अपनाया गया था, जिससे ग्रामीण बेरोजगारी में भी वृद्धि देखने को मिला था, ठीक है। तो पहला और तीसरा चौथा सही हो जाएगा। निम्नलिखित फसल और उत्पादन वर्ग जो राज्य हैं उनसे आपको सम्मिलित करना है। कॉफी के उत्पादन में कौन पहले नंबर पे है? कॉफी उत्पादन की बात करें, कर्नाटक कॉफी के उत्पादन में पहले नंबर पे है, रबर उत्पादन में केरल है, सोयाबीन में मध्य प्रदेश और नारियल में तमिलनाडु। सही आंसर क्या है? सही आंसर इसका ये हो जाएगा। वृत्ताकार पथ पर गति करते, वृत्ताकार पथ पर गति से गतिमान पिंड का वेग स्थिर होता है। वृत्ताकार गति में गति की दिशा लगातार बदलती रहती है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है सी हो जाएगा। पहला गलत है, दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए, यदि हम बात करें गति की, तो गति स्थिर रहती है लेकिन दिशा बदलने के कारण वेग में परिवर्तन होता है। सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से किसका जो प्रतिरोध है सबसे अधिक होता है? लंबा मोटा तांबे का तार, छोटा पतला तांबे का तार, लंबा पतला निक्रोम या नाइक्रोम का तार, या फिर छोटा मोटा एल्युमिनियम का तार। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लंबा पतला नाइक्रोम का जो तार है इसकी प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। सही आंसर सी हो जाएगा। यदि किसी वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? बनने वाला प्रतिबिंब जो है आभासी होगा, सीधा होगा और छोटा होगा। आभासी, सीधा, छोटा। सही आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। कौन सा विकल्प इसमें सही है? जब बल और विस्थापन विपरीत दिशा में होते हैं तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। ऊर्जा और कार्य की एसआई इकाई अलग अलग होती है। गतिज ऊर्जा द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो आपका बी हो जाएगा। पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? देखिए, ऊर्जा और कार्य की एसआई इकाई दोनों की जो है जूल होती है, ठीक है, दोनों की जूल होती है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए, कौन इसमें से सही ढंग से मेल खा, मतलब कौन सही सुमिलित है? प्रोटॉन का द्रव्यमान जो है 1 mu आवेश होता है -1। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 1 mu आवेश होता है +1। न्यूट्रॉन पर आवेश होता है 0 और प्रोटॉन पर द्रव्यमान जो है इस पर आवेश +1 होता है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 0 होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है और इसका जो द्रव्यमान है लगभग 1 परमाणु द्रव्यमान इकाई होता है, तो सही आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। मैग्नीशियम रिबन का जलना एक संयोजन अभिक्रिया है। यह उत्पाद के रूप में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर बी हो जाएगा। पहला सही, दूसरा गलत है, दूसरा गलत है, ठीक है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, हवा में जलने के बाद यह जो है ऑक्साइड बनाता है, हाइड्रोक्साइड नहीं, ठीक है, ऑक्साइड बनाता है। कौन सा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, न कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सही आंसर भी है। कौन सा विकल्प इसमें सही है? अम्लीय माध्यम में लिटमस नीला हो जाता है। बेकिंग सोडा एक मूल लवण है। प्रबल अम्ल जो है इसका पीएच मान 1 होता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर बी हो जाएगा, बी। 2, 3 सही है, पहला गलत है। अम्लीय माध्यम में लिटमस जो है नीला नहीं बल्कि लाल होता है, लाल होता है। नीला कब होता है? क्षार माध्यम में, ठीक है। निम्नलिखित तत्वों को उनके समूह में मिलान करना है, उनके समूह से मिलान करना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें वो हो जाएगा आपका लिथियम समूह फर्स्ट के अंतर्गत, ऑक्सीजन समूह 16, क्लोरीन 17 और कैल्शियम जो है समूह 2, ऑप्शन ए हो जाएगा। किस कोशिकांग को कोशिका का आत्मघाती थैली कहा जाता है? आत्मघाती थैली कहा जाता है लाइसोसोम को, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। अमीबा पोषण का होलोजोइक तरीका दिखाता है। अमीबा पोषण का होलोजोइक तरीका दिखाता है। यह भोजन को निगलने के लिए
सूडोपोडिया का उपयोग करता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर है, दोनों विकल्प सही है और आगे की सही व्याख्या करता है। कौन सा विकल्प सही? खमीर में अवायवीय श्वसन इथेनॉल का उत्पादन करता है। एरोबिक श्वसन अवायवीय श्वसन की तुलना में अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। भारी व्यायाम के दौरान मानव मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। तीनों विकल्प सही हैं, तीनों विकल्प इसके सही हो जाएंगे। जेनेटिक का जनक किसे माना जाता है? जेनेटिक का जनक किसे माना जाता है? जेनेटिक का जनक माना जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी। ये जो कुछ कथन दिए गए हैं, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, इनको सुनिश्चित करना है। जाइलम की अगर हम बात करें, जाइलम का कार्य क्या है? जाइलम जो है यह है जल परिवहन का कार्य करता है। फ्लोएम खाद्य परिवहन का कार्य करता है, ठीक है, फ्लोएम खाद्य परिवहन का। पैरेनकाइमा की बात करिए भंडारण, और कोलेनकाइमा लचीलापन प्रदान करता है। सही आंसर इसका ये हो जाएगा, ऑप्शन ए। प्रतिवर्ती क्रियाएं अनैच्छिक होती हैं और यह बिना सोचे समझे होती हैं। प्रतिवर्ती चाप मस्तिष्क को बाईपास करता है और रीढ़ की हड्डी द्वारा संसाधित होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा, कथन और कारण दोनों सही हैं और आगे के नहीं व्याख्या करते हो, ठीक है, ऑप्शन ए। पौधों में पानी की ऊपर की ओर गति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जिम्मेदार है? इसका जो सही आंसर वो आपका सी हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। काशी तमिल संगम जो 3.0 का आयोजन किया गया था, इसके बारे में देखिए। इसका जो तीसरा संस्करण उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इसका आयोजन किया गया और इसका जो केंद्रीय विषय है ऋषि अगस्त्य की विरासत, या इसका केंद्रीय विषय है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो बी हो जाएगा। दूसरा सही, पहला गलत है, क्योंकि इसका आयोजन प्रयागराज में नहीं बल्कि कहाँ पे हुआ था? काशी तमिल संगमम, तमिलनाडु और काशी के बीच सांस्कृतिक संगम, काशी तमिल संगमम का जो तीसरा संस्करण है इसका आयोजन किया गया था वाराणसी में, और हमेशा यहीं पे होता है, ठीक है। सही आंसर इसका बी हो जाएगा। 38वां राष्ट्रीय खेल के बारे में देखिए। उत्तर प्रदेश द्वारा कुल 56 पदक जीते गए थे और 56 पदक के साथ यह 13वें नंबर पे था। स्थिरता पर ध्यान देने के साथ ही इस वर्ष राष्ट्रीय खेल की थीम थी हरित खेल, और योग और मलखंभ को पहली बार राष्ट्रीय हरित में शामिल किया गया है, राष्ट्रीय हित खेल में शामिल किया गया है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो आपका ये हो जाएगा। तीनों विकल्प सही, ठीक है, तीनों विकल्प सही हो जाएंगे। हाल ही में किन राज्यों के मध्य पार्वती काली सिंध चंबल नदी जोड़ो परियोजना के लिए मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया गया है? मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया किन राज्यों के बीच यह किया गया है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, यह किया गया है मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में, ठीक है। सही आंसर इसका हो जाएगा सी, ऑप्शन सी। स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में देखिए। स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट जो मिशन है इसके बारे में। स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंटल यह मिशन एक ऐसी तकनीक है जिसकी सहायता से मानव को एक अंतरिक्ष यान से दूसरे अंतरिक्ष यान में भेज पाना संभव होगा, और यह भारत की उपलब्धि हासिल करने वाला 5वां देश बन गया है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला सही है, दूसरा गलत है। भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाला 5वां देश बन गया, है गलत है। इसकी अगर हम बात करें तो भारत जो है यह उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा देश बना है। अमेरिका रूस चाइना के बाद भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा देश बन गया, न कि 5वां। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल के बारे में देखिए। इसका उद्देश्य युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, रोजगार के अवसर और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति जागरूक करना, और इस पहल की शुरुआत उड़ीसा, असम, गुजरात और आंध्र प्रदेश में प्रारंभिक तौर पर की गई है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर भी है। दूसरा सही, पहला गलत हो जाएगा। पहला गलत है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो मुख्य लक्ष्य है, इसका प्रशासन की ओर गाँव की ओर प्रशासन, ठीक, जैसे अभियान का हिस्सा है, और इस पहल का उद्देश्य है प्रभावी शासन और भागीदारी योजना के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों और अधिकारियों को आवश्यक उपकरण और ज्ञान से युक्त करके पंचायती राज संस्थाओं की क्षमता और योग्यता में क्या करना? वृद्धि करना है। तो सही आंसर भी हो जाएगा। भारतीय कला इतिहास के बारे में देखिए। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस के बारे में।
हाल ही में इसका 32वां सत्र मेघालय में आयोजित किया गया। इसके आयोजन का नोडल मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय है। इसके आयोजन का नोडल मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। दोनों विकल्प गलत हो जाएंगे। ठीक है, देखिए भारतीय कला कांग्रेस के 32वें सत्र का जो आयोजन है 10 फरवरी से लेकर 8 से 10 फरवरी 2025 के बीच में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज अर्थात नोएडा में किया गया था। तो याद रखिएगा मेघालय नहीं, इसका आयोजन किया गया था नोएडा में। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन इसलिए बन सकता है क्योंकि यह नया अर्थात फरवरी 2025 का क्वेश्चन है। ठीक है, और इसके आयोजन का नोडल मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय, ये गलत है। इसके आयोजन का जो नोडल मंत्रालय है वो संस्कृति मंत्रालय है, ना कि शिक्षा मंत्रालय। तो दोनों विकल्प गलत हो जाएगा। भारतीय या प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में देखिए, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस इसका आयोजन किया गया था उड़ीसा में। यह पूर्व भारत में आयोजित होने वाला पहला प्रवासी भारतीय दिवस है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही है। ठीक है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रयागराज महाकुंभ के दौरान गंगा यमुना नदियों के जल में किस बैक्टीरिया का स्तर काफी ज्यादा बढ़ गया था कुंभ के दौरान? क्रिप्टोस्पोरिडियम, फीकल कैलिफॉर्म, लीजियोनेला या फिर कोली। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो बी हो जाएगा, फीकल कोलिफॉर्म। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, ऑप्शन बी। हाल ही में चर्चा में रहा गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में देखिए। गंगा एक्सप्रेसवे मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के बाद देश का दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है और यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 10 जिलों से होकर के गुजरता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर पूछा क्या है, कौन सा विकल्प सही है? वो ए हो जाएगा। पहला सही, दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा गलत हो जाएगा। और इसकी अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस औद्योगिक विकास प्राधिकार अर्थात यूपी ईडा को गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण में तेजी लाने का निर्देश दिया है। लंबाई के हिसाब से भारत में शीर्ष 10 में उत्तर प्रदेश के 4 एक्सप्रेसवे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे के स्थान शीर्ष 10 में है और इसके 5 एक्सप्रेसवे हो जाएंगे। बाकी गंगा एक्सप्रेसवे मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के बाद देश का दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। राज्य को पूर्व से पश्चिम को जोड़ता है, ये बात भी ठीक है। और यह जो है उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से होकर के गुजरता है, न कि 10 जिलों से। ठीक है, 12 जिलों से। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा। चर्चा में रहे फोर्ट विलियम के बारे में देखिए। भारतीय सेना ने कोलकाता स्थित अपने पूर्वी कमान है, इसके मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदल करके विजय दुर्ग कर दिया है। ऐतिहासिक फोर्ट विलियम का जो निर्माण है 1781 में डच कंपनी द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पहला सही, दूसरा गलत है। दूसरा गलत है। ठीक है, देखिए फोर्ट विलियम की अगर हम बात करें, फोर्ट विलियम का जो मतलब गठन है वो इंग्लैंड द्वारा मतलब ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया था। ठीक है, ब्रिटिश सरकार द्वारा। कहाँ पे? कोलकाता में। सही आंसर इसका ये हो जाएगा। और कोलकाता जिसका निर्माण किया गया था, कोलकाता की अगर हम बात करें तो 3 गांवों को मिला करके कोलकाता का निर्माण जॉब चारनाक ने किया था। ठीक है, जॉब चारनाक ने किया था। वो था गोविंदपुर, सूतानाती और कोलिकाता। गोविंदपुर, सूतानाती, कोलिकाता, इन 3 गांवों को मिला करके इसने कोलकाता का निर्माण किया था। और यहीं पर फोर्ट विलियम का निर्माण भी यहीं पे किया गया। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज दूसरा है। ठीक, ये फोर्ट विलियम है। ये देखिए वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट का प्रकाशन विश्व बैंक करता है। विश्व आर्थिक स्थिति संभावना रिपोर्ट का संयुक्त राष्ट्र भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट का नीति आयोग। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका सही आंसर ये हो जाएगा। पहला, दूसरा सही, तीसरा गलत है। ठीक है, भूजल रिपोर्ट की अगर हम बात करें, भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट या केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा इस रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है। ठीक है, तो पहला, दूसरा सही, तीसरा गलत हो जाएगा। वी नारायण इसरो के नए अध्यक्ष सैमा एंड्रयू मालदीव की पहली या मालदीव की नई राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, कौन? माया सेंडू मालडोवा की नई राष्ट्रपति बनी है। निकोलस मादुरो वेनेजुला की नई राष्ट्रपति बनी है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर डी है। तीनों विकल्प सही हो जाएंगे। जनवरी 2025 में भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हुई दुर्घटनाओं के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने स्वयं मिशन के तहत GSLV F-15 रॉकेट से NBS-02 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया। इसरो के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर वी नारायण ने
14 जनवरी 2025 को कार्यभार संभाला। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc के वैज्ञानिकों ने व्यक्तिगत नैनोवेट्स का निर्माण करने की नई विधि इंटरमीडिएट रेंज विकसित किया जाएगा। कौन सा विकल्प इसमें सही है? देखिए कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों विकल्प सही है। ठीक है, ऑप्शन डी। जनवरी 2025 में आयोजित खो खो 2025 में खो खो विश्व कप का आयोजन किया गया था। इसके बारे में देखिए, यह खो खो विश्व कप का पहला संस्करण था। खो खो विश्व कप का पहला संस्करण था, आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। भारत की पुरुष और महिला दोनों टीमों ने नेपाल को पराजित करके खिताब जीत लिया। पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार प्रतीक वैकार को मिला है, जबकि महिला वर्ग में प्रियंका इंगले को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो डी हो जाएगा, डी हो जाएगा, अर्थात तीनों विकल्प सही है। जनवरी 2025 में हुई ग्लोबल इनोवेशन समिट के बारे में देखिए। इस समिट नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस समिट में भारत के अलावा 50 से अधिक देशों ने प्रतिभाग किया था और इसका मुख्यालय है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। नेक्स्ट देखिए, जनवरी 2025 में हुई ग्लोबल जो इनोवेशन समिट है, इसके बारे में। यह समिट नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसमें 50 से अधिक देशों ने प्रतिनिधित्व किया था और इसका मुख्य विषय था टेक्नोलॉजी के माध्यम से सतत विकास। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर वो आपका डी हो जाएगा, अर्थात इसका भी तीनों विकल्प सही है। जनवरी 2025 में हुई भारत आसियान वार्षिक सम्मेलन के बारे में देखिए। इस सम्मेलन का आयोजन भारत के गुवाहाटी में किया गया था। सम्मेलन में भारत और आसियान देशों ने आर्थिक सहयोग को बढ़ाने पर जोर दिया। सम्मेलन में भारत ने आसियान देशों के लिए नए डिजिटल कनेक्टिविटी प्रोग्राम को लॉन्च किया था। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा, 2 और 3 सही है, पहला गलत है। इस सम्मेलन का आयोजन भारत के गुवाहाटी में किया गया था, यह गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी अगर हम बात करें, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। ठीक है, नई दिल्ली में। पहला विकल्प सही हो जाएगा, दूसरा पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही है। जनवरी 2025 में भारत और अन्य देशों के सैन्य अभ्यास के बारे में देखिए। सूर्य किरण यह भारत और नेपाल के बीच में होता है। धर्म गार्जियन होता है भारत और फ्रांस के बीच में। कार्बेट क्लासिक यह होता है भारत और जापान के बीच में। कौन सा विकल्प आपको बताना है? इसमें बताना है कि इसमें कौन सा विकल्प गलत है। एक सेकेंड, कौन सा विकल्प सही है? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, पहला और दूसरा सही है, पहला और दूसरा सही, तीसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, देशों अभ्यास के बारे में कौन सा विकल्प सही है? देखिए इसमें होना चाहिए ना कि कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प सही। हाँ, एक और दो सही, बिल्कुल सही। सूर्य किरण जो अभ्यास है भारत और नेपाल के बीच में होता है, बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और धर्म गार्जियन की बात करें, धर्म गार्डियन जो है यह भारत और फ्रांस के बीच में होता है, धर्म गार्डियन। ठीक, और कार्बेट क्लासिक की बात करें, कार्बेट क्लासिक यह भारत और जापान, कार्बेट क्लासिक भारत और जापान के बीच में नहीं बल्कि भारत और अमेरिका के बीच में होता है। ठीक है, कार्बेट क्लासिक, पहला दूसरा सही, तीसरा गलत है। जनवरी 2025 में भारत की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक साझेदारी के बारे में देखें, कौन सा विकल्प सही है? भारत ने अफ्रीका के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया। जनवरी 2025 में भारत यूएई ऊर्जा साझेदारी को बढ़ावा दिया गया है। भारत ने ब्रिक्स देशों के साथ नए डिजिटल मुद्रा प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है ए हो जाएगा, पहला दूसरा तो सही, तीसरा गलत है। भारत ने ब्रिक्स देशों के साथ मिल करके नई डिजिटल मुद्रा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, ये गलत हो जाएगा, बाकी दोनों विकल्प सही हैं। वे जीव जंतु जो दूसरे जंतुओं का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ऐसे जंतु जो दूसरे जंतुओं को का भक्षण करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उनको प्रीडेटर्स कहा जाता है। ऑप्शन ए। एक तालाब के पारिस्थितिक तंत्र के जीव भार का पिरामिड उल्टा होता है, कारण इसमें प्राथमिक उत्पादकों की संख्या अधिक होते हुए भी भार कम होती। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कथन और कार्य दोनों से और आगे की सही व्याख्या करता है। देखिए जो जैवभार पिरामिड है, ये क्या पूछा? जैवभार ना, हाँ, जैवभार जो पिरामिड है वो अगर तालाब की बात करें तो उल्टा होता है, तालाब की बात करें तो उल्टा होता है। उल्टा क्यों होता है? देखिए जो छोटे छोटे जीव हैं इनकी संख्या अधिक होती है, उनकी संख्या तो अधिक होती है लेकिन इनका भार कम होता है। और भार इनका निकाला कैसे जाता है? इनका शुष्क भार, मतलब इनके अंदर जो पानी की मात्रा है उसको बाहर करके। ठीक है, मतलब एक यह सांकेतिक वो है, ऐसा थोड़ी है कि आप बिल्कुल पानी को बाहर कर देंगे तब उसके भार को, मतलब एक इंडिकेशन है। ठीक, उनके जो शुष्क शरीर का भार होता है उससे
क्या किया जाता है, उससे निकाला जाता है। ठीक, तो जो छोटे जीव जंतु होते हैं वो संख्या में कितना हो ज़्यादा हो, जो बड़ी मछलियाँ वगैरह होती हैं इनके भार के बराबर तो हो नहीं सकते। इसी वजह से जो जैव भार पिरामिड है वह तालाब में क्या होता है, उल्टा होता है। दोनों विकल्प सही है, आगे की व्याख्या करता है। महासागर में पाए जाने वाले जीवों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सागर के प्रकाशित मंडल में पाए जाने वाले जीव नेक्टन कहलाते हैं। सागर के गहरे भाग अर्थात अप्रकाशित भाग में पाए जाने वाले हैं प्लैंकटन, और सागर के तली में रहने वाले जीव को बेंथस कहा जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा, सही विकल्प का चयन करना, सही विकल्प का चयन करना है। इसका जो सही आंसर वो आपका सी हो जाएगा, केवल तीसरा सही है। सागर के तली में रहने वाले जीवों को बेंथोस कहा जाता है या बेंथस कहा जाता है। ठीक है, आपका सही हो जाएगा। बाकी सागर के तली में रहने वाले जीव बेंथोस कहलाते हैं। सागर के प्रकाशित मंडल में पाए जाने वाले जीव प्लैंकटन कहलाते हैं, और सागर के गहरे भाग अर्थात अप्रकाशित मंडल में पाए जाने वाले जीव को नेक्टन कहा जाता है। तो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। कोरिंगा कक्ष वनस्पति स्थल, कोरिंगा कक्ष वनस्पति स्थल किस राज्य में स्थित है। कोरिंगा कक्ष वनस्पति स्थल की बात करें तो ये आपके आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। ठीक, बाकी तमिलनाडु में कौन से वन स्थल हैं, तमिलनाडु की अगर हम बात करें, तमिलनाडु में है आपका काजुवेली और पुलिकट, केरल में बेम्बानर कन्नूर है, गुजरात में कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी है, उड़ीसा में भीतरकनिका और चिल्का है। इसका हो जाएगा ए। कौन इसमें से सम्मिलित नहीं है, ब्लू माउंटेन उद्यान है मिजोरम में, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, माउंटेन हैरियट राष्ट्रीय उद्यान है अंडमान निकोबार में, और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में। कौन सा विकल्प इसका गलत है, इसका सही आंसर भी हो जाएगा। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान जो है यह उत्तराखंड नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश में है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी गलत है। नाइट्रिक ऑक्साइड यह द्वितीयक प्रदूषक के अंतर्गत आता है। सल्फ्यूरिक अम्ल प्राथमिक प्रदूषक के अंतर्गत। सिरामिक या ठोस कणकीय प्रदूषण, कौन सा विकल्प इसमें से सम्मिलित नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा पहला दूसरा। पहला दूसरा गलत है, तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए सिरामिक जो है यह ठोस कणकीय प्रदूषण होता है। ठीक है, सिरामिक जो है यह ठोस कणकीय प्रदूषण होता है। बाकी ये दोनों आपके गलत हैं। देखिए यहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हैं, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 का जो सही आंसर है वो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए ये जो है क्वेश्चन नंबर 86, इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 86 का डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 87 का सही आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 88 का सही आंसर ये हो जाएगा। 89 देखिए, 89 का जो सही आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। 90 का सही आंसर अगर हम देखें तो वो आपका सी है। 91 का जो सही आंसर है वो भी हो जाएगा। 92 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 93 का सही आंसर क्या होगा, 93 का सही आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी 93 का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 5वीं पीढ़ी के डिजिटल कंप्यूटर मुख्य रूप से इसकी विशेषता क्या है या किस सुविधा से लैस है। लिबरल एंड माइक्रो प्रोसेसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बेहद कम लागत या फिर कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। SRAM का फुल फॉर्म क्या होगा, SRAM का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। जनगणना 2011 के तहत उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कानपुर नगर है और तीसरा सर्वाधिक साक्षर जिला औरैया है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा, इसका सही आंसर बी हो जाएगा, बी। दूसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा, पहला गलत है। ठीक है, देखिए इसके अंतर्गत अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जो जिला है वो गौतम बुद्ध नगर है, न कि कानपुर नगर। जनगणना 2011 के तहत उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या का जो प्रतिशत है 15.41% है। यह जनसंख्या प्रतिशत 2001 जनसंख्या प्रतिशत 2001 की गणना 2001 की जनगणना से अधिक है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा, देखिए इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा, पहला सही दूसरा गलत है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि यह जनसंख्या प्रतिशत 2001 की जनगणना से अधिक है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, 2001 की जनसंख्या से कम है। ठीक, उत्तर प्रदेश में नगर निगम क्षेत्र में आबादी के हिसाब से 2 सबसे बड़े नगर कौन से हैं, 2 सबसे बड़ा नगर कौन है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लखनऊ और कानपुर है, ऑप्शन ए। जनगणना में साक्षरता दर की गणना में कितने उम्र के व्यक्तियों को शामिल किया जाता है, 5, 7, 9 या फिर 10। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर भी हो जाएगा 7 वर्ष। जनांख्यिकी संक्रमण की किस अवस्था को
जनांकिकीय संक्रमण को या जनांकिकीय संक्रमण की किस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च अवस्था में होता है? ये अगर हम बात करें तो ये जो विशेषता है वो प्राथमिक अवस्था में है, जिसमें जन्म दर भी बहुत अधिक होती है और मृत्यु दर भी बहुत अधिक होती है। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे अधिक है? किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, पुदुचेरी। पुदुचेरी की अगर हम बात करें इसका लिंगानुपात 1037 है, 1037 है। ठीक है, लक्षद्वीप का लिंगानुपात है 947। चंडीगढ़ का जो लिंगानुपात है 818 है, 818। और दिल्ली का जो लिंगानुपात है वो 868 है, 868। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय आय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय आय किसी देश की एक निश्चित अवधि में उत्पन्न कुल वस्तु और सेवाओं के मूल्य को इंडिकेट करता है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी राष्ट्रीय आय का ही एक रूप है। राष्ट्रीय आय में प्रत्यक्ष कर शामिल होता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कौन सा विकल्प इसका सही है आपको बताना है, कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। ठीक है, देखिए इसका जो सही आंसर ए हो जाएगा, पहला दूसरा सही, तीसरा गलत हो जाएगा, तीसरा गलत है। ठीक है, राष्ट्रीय आय के उपयोग के बारे में देखिए। आर्थिक विकास का माप करने के लिए राष्ट्रीय आय का उपयोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय से व्यक्ति की औसत आय का पता चलता है। राष्ट्रीय आय का उपयोग केवल सरकारी बजट तैयार करने के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर भी ये हो जाएगा। ठीक है, था पहला दूसरा सही, तीसरा गलत है। केवल सरकारी बजट तैयार करने के लिए राष्ट्रीय आय का उपयोग किया जाता है, यह गलत है। ठीक है, भारत में मुद्रास्फीति नियंत्रण करने के जो उपाय हैं वो कौन कौन से हैं? भारत में मौद्रिक नीति को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई की है। रेपो रेट बढ़ाने से आमतौर पर मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिलता है। सरकार राजकोषीय नीति द्वारा भी मुद्रास्फीति को प्रभावित करती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर भी हो जाएगा, पहला तीसरा सही, दूसरा गलत है। रेपो रेट में अगर वृद्धि की जाती है तो मुद्रास्फीति कम हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर क्या है? बी। मुद्रास्फीति के प्रभाव के बारे में देखिए। मुद्रास्फीति से बचत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मुद्रास्फीति से ऋणी को लाभ होता है। मुद्रास्फीति से वेतन भोगियों की वास्तविक आय बढ़ जाती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा, पहला और दूसरा सही, तीसरा गलत है। मुद्रास्फीति से ऋणी को लाभ होता है, बात बिल्कुल ठीक है। मुद्रास्फीति से बचत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ये भी सही है। जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपये आपने डिपॉजिट किया है, 100 रुपये रखा है और मुद्रास्फीति पहले 5% था, अभी बढ़ गया है कितना, 6% बढ़ गया है। तो पहले 100 रुपये में आप जो 10 सामान खरीद सकते थे, अब क्या होगा? अब 100 रुपये में हो सकता है कि आप 8 सामान ही खरीद पाएँ। तो मुद्रास्फीति से बचत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, बात सही है। मुद्रास्फीति से ऋणी को लाभ होता है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके द्वारा 100 रुपया ऋण लिया गया है, जिस समय लिया गया था वो उसमें मुद्रास्फीति अगर 4% थी, 4 साल बाद इसे दिया जाता है तब मुद्रास्फीति 6% हो जाती है और इस रुपए की वैल्यू कम होकर के 100 रुपये से कितना हो जाता है? 80 रुपया हो जाता है। ठीक है, तो ऋणी जो है इसको लाभ होता है। और मुद्रास्फीति से वेतन भोगियों की वास्तविक आय बढ़ जाती है। ऐसा कोई वो नहीं है कि मुद्रास्फीति से वेतन भोगियों की वास्तविक आय बढ़ी जाएगी। ठीक है, तो सही आंसर ये हो जाएगा। राजकोषीय नीति के बारे में देखिए। राजकोषीय नीति में सरकार के खर्चों और कर नीति शामिल होते हैं। यह नीति में मुख्य रूप से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चलाई जाती है। राजकोषीय नीति का उद्देश्य आर्थिक स्थिरता और विकास को सुनिश्चित करना। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पहला और तीसरा सही है। यह नीति मुख्य रूप से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नहीं, राजकोषीय नीति की बात करें तो यह भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, भारत सरकार द्वारा। भारत की राजकोषीय नीति का उद्देश्य क्या है? आर्थिक असमानता को कम करना, पूंजी निर्माण को बढ़ावा देना, केवल अमीरों के लिए कर छूट देना, यह गलत है। पहला दूसरा सही हो जाएगा इसका। ठीक है, आर्थिक समृद्धि के बारे में देखिए। आर्थिक समृद्धि का अर्थ है किसी देश की वास्तविक जीडीपी में दीर्घकालीन वृद्धि। आर्थिक समृद्धि से प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। आर्थिक समृद्धि केवल कृषि क्षेत्र की प्रगति से संबंधित है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक, ये हो जाएगा। पहला दूसरा सही, तीसरा गलत है। आर्थिक समृद्धि केवल कृषि क्षेत्र में की प्रगति को संदर्भित करता है, यह गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पहला दूसरा इसका सही है। भारत की आर्थिक समृद्धि दर को लेकर के कौन सा विकल्प सही है? भारत की आर्थिक समृद्धि दर को मुख्यतः जीडीपी के माध्यम से मापा जाता है। सेवा क्षेत्र भारत की जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान करता है। आर्थिक समृद्धि का लाभ हमेशा समान रूप से सभी वर्गों को प्राप्त होता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर ए, पहला दूसरा सही, तीसरा गलत है। आर्थिक समृद्धि का लाभ सभी वर्गों को समान रूप से मिलता है, यह गलत हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित अगर ऐसा होता तो भारत में कोई अमीर गरीब ज्यादा होता ही नहीं, इनके बीच जो खाई हो बहुत ज्यादा नहीं होती। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से कारक आर्थिक समृद्धि के संकेतक माने जाते हैं? सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय और मानव विकास सूचकांक।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये तीनों। ठीक है, ऑप्शन डी। भारत में सेवा क्षेत्र का योगदान घरेलू सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सबसे अधिक है। सेवा क्षेत्र में हाल के वर्षों में तकनीकी प्रगति और वैश्वीकरण के कारण तीव्र हुई है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर है कथन और कार्य दोनों सही और आरे की सही व्याख्या करता है। केवल कृषि उत्पादन में वृद्धि से भारत की आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित की जा सकती है। भारत की अधिकांश जनसंख्या आज भी कृषि पर निर्भर है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर डी है। दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत है। केवल कृषि उत्पादन में वृद्धि से भारत की आर्थिक समृद्धि को सुनिश्चित किया जा सकता है, यह गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी दूसरा सही है। बैंकों द्वारा दिए गए ऋण में मुद्रा सृजन होता है। बैंक केवल उस राशि को उधार दे सकते हैं जो उनके पास नगद में है। कौन सा विकल्प का इसका सही होगा? इसका सही आंसर सी है, पहला सही, दूसरा गलत है। बैंक केवल उसी राशि को उधार दे सकते हैं, बैंक केवल उसी राशि को उधार दे सकते हैं जो उनके पास नगद में है, यह गलत है। ठीक है, बाकी अगर इसकी हम बात करें तो बैंक आंशिक भंडारण प्रणाली पर काम करते हैं। वे जमा का एक भाग अपने पास रखते हैं और बैंक उधार देते हैं, जिससे नया क्रेडिट स्तरित होता है। ठीक है, तो दोनों विकल्प क्या हो जाएगा? अर्थात ये सही हो जाएगा, ये गलत है। एक सेकंड यार, हाँ ये सही होगा, ये गलत है। बैंक केवल नगद नहीं है, अपनी जो इनके पास जो कुछ पूंजी वगैरह होते हैं, ये भी ये क्या कर सकते हैं, उधार के रूप में दे सकते हैं, ऋण दे सकते हैं। भारत की प्राकृतिक अवस्थिति हिंद महासागर के उत्तरी भाग में पाई जाती है और भारत की आकृति त्रिकोणीय है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? ऑप्शन ए। भारत हिंद महासागर के उत्तर में, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन भारत की आकृति त्रिकोणीय है, ये गलत हो जाएगा। भारतीय प्रायद्वीप की बात करें, सागर के इस क्षेत्र में लगभग 1600 किलोमीटर प्रविष्ट होकर के इसे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में विभाजन करता है। और भारत की जो आकृति त्रिकोणीय नहीं बल्कि चतुष्कोणीय है। ठीक है, सही आंसर क्या है? ए। पाकिस्तान द्वारा लगभग कितने किलोमीटर भारतीय क्षेत्र अवैध रूप से 1963 में चीन को दिया गया था? कितना दिया गया था? फुट के हिसाब से आपको बताना है। यह लगभग 5180 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र था, जिसे इसने चीन को दे दिया था। ठीक है, ये हो जाएगा कब? 1963 में। दामोदर नदी घाटी झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है या फिर विस्तृत है? यह भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। झारखंड का झरिया भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, तीनों विकल्प सही हैं। कौन सा विकल्प इसमें से सुमिलित नहीं है? पश्मीना ऊन प्राप्त होता है बकरी से, अंगोरा ऊन खरगोश से। भारत का प्रथम आधुनिक ऊन कारखाना सूरत में स्थापित किया गया था और केंद्रीय रेशम अनुसंधान एवं सेवा केंद्र मैसूर का। इसका जो सही आंसर है वो डी हो जाएगा। डी। ठीक है, केंद्रीय रेशम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? केंद्रीय रेशम, एक सेकंड, डी नहीं, भारत का प्रथम आधुनिक ऊन कारखाना। इसका जो सही आंसर था, जो गलत है वो सी होगा। ठीक है, आधुनिक ऊन कारखाना स्थापित जो किया गया था सूरत में नहीं किया गया था। ठीक है, कहाँ किया गया था? इसके भारत का जो पहला आधुनिक ऊन कारखाना है यह कानपुर में स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था? कानपुर में, याद रखिएगा। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश का नहीं वरन पूरे भारत का पहला आधुनिक कारखाना था। कौन सा विकल्प इसमें सुमिलित नहीं है? ओडिशा में है गुरु महिसानी, सुलेपत, बादाम पहाड़ी, कीरीबूरा, बांसपानी, ठाकुरानी और मोटोमका। छत्तीसगढ़ में दिल्ली, राजारा, बैलाडीला, अरिडोंगरी और बस्तर है। तेलंगाना में वारंगल, कुर्नूल, रमल्ला और नेल्लौर। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, सी। देखिए, वारंगल, कर्नूल और जगियापेट, रामल्ला, कोट्टा, वेलदुर्थी, वेयारा, अनंतपुर, नेल्लौर, ये सभी कहाँ पे? ये सभी आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो सही आंसर सी हो जाएगा। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून में, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट नई दिल्ली में। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? सही विकल्प का चयन करना है। इसका जो सही आंसर अभी हो जाएगा 2, 3, 4, 2, 3, 4, पहला गलत है। तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पे है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की अगर हम बात करें तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान मध्य प्रदेश के भोपाल में है, भोपाल में। ठीक है, कौन सा विकल्प इसमें सही है? भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। भारत का पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में चौड़ा है। कृष्णा नदी अमरकंटक पठार से निकलती है और महानदी छत्तीसगढ़ के निकट अयोध्या।
कृष्णा नदी अमरकंटक पठार से निकलती है। महानदी छत्तीसगढ़ से निकल करके उड़ीसा से होकर बहती है। ठीक है, बाकी भारत का पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में चौड़ा है। कौन सा विकल्प इसमें बताना है सही है? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर दोस्तों ये हो जाएगा, 2 और 4 सही है। ठीक है, बाकी पहला और तीसरा गलत हो जाएगा, पहला और तीसरा। ठीक, लक्षद्वीप एक द्वीप समूह है और इसकी जो तटरेखा है छोटी है। सबसे लंबी तटरेखा वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो अंडमान निकोबार है। ठीक है, और तीसरा विकल्प भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कृष्णा नदी जो है, कृष्णा नदी महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। अमरकंटक से नर्मदा और सोन नदियां निकलती हैं। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में है और यह विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ये हो जाएगा, पहला सही दूसरा गलत है। सहारा मरुस्थल अफ्रीका में है लेकिन विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल नहीं है। ठीक है, सबसे शुष्क मरुस्थल की अगर हम बात करें तो अंटार्कटिका मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। ठीक है, कौन? अंटार्कटिका मरुस्थल जो है, जो आपका अंटार्कटिका मरुस्थल है विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल। ठीक है, ये इसका सही हो जाएगा। भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 समान गोलार्धों में विभाजित करती है। भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि समान होती है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका में बहती है और यह नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है, पहला सही है दूसरा गलत हो जाएगा। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका में बहती है लेकिन यह विश्व की सबसे लंबी नदी नहीं है। ठीक है, विश्व की सबसे लंबाई के हिसाब से विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली नदी कौन है? नील नदी। पहली नदी है नील नदी। ठीक है, नील नदी। भूगोलवेत्ताओं के अनुसार भारत में आने वाली सबसे पहली प्रजाति नीग्रो है। इसके बाद क्रमशः प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड और भूमध्य सागरीय प्रजातियों का आगमन हुआ था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर बी है। कथन और कार्य दोनों सही है लेकिन आरेख व्याख्या नहीं करता है। हिंद महासागर प्रशांत एवं अटलांटिक की तुलना में बेहद छोटा एवं कम औसत गहराई वाला है। भारतीय महाद्वीप की औसत भौगोलिक स्थिति के चलते हिंद महासागर चतुर्भुजाकार आकृति में दिखाई देता है। भारत हिंद महासागर की शीर्ष पर स्थित है। इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है और वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए भारतीय महाद्वीप की भौगोलिक स्थिति के चलते हिंद महासागर त्रिभुजाकार की विशिष्ट आकृति में दिखाई देता है। ठीक है, हिंद महासागर त्रिभुजाकार स्थिति में दिखाई देता है। इसमें क्या कौन सा विकल्प सही है? इसमें होना चाहिए कि कौन सा विकल्प सही नहीं है। ठीक है, कौन सा विकल्प सही नहीं है। ठीक है, और भारत की लंबी तटरेखा हिंद महासागर से जुड़ी हुई है। भारत इसके शीर्ष पर अवस्थित है और इसके कारण यह हिंद महासागर का नामकरण हिंद महासागर भी किया गया है। ठीक है, तो इसमें जो है होना चाहिए कि कौन सा विकल्प सही नहीं है, ये हो जाएगा क्योंकि ये चतुर्भुज नहीं। इसकी अगर हम बात करें तो भारत की जो स्थिति है इसके कारण, ठीक है, त्रिभुजाकार प्रकृति में दिखाई देता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? ज्वालामुखी उद्गम से निकलने वाले बड़े बड़े टुकड़ों को ज्वालामुखी बम कहा जाता है। ज्वालामुखी के हुए टुकड़े जो मटर के दाने या अखरोट के बराबर होते हैं उन्हें लैपिली कहा जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, अर्थात दोनों विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित में से किस देश से होकर के आमू दरिया नदी नहीं बहती है? आमू दरिया नदी किस देश से होकर नहीं बहती है? या कजाकिस्तान से होकर के नहीं बहती, बाकी अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान यहाँ से होकर के बहती है। भारत के हाथी रिजर्व के बारे में देखिए कौन सा गलत है। लेमरू रिजर्व है झारखंड में, कामेंग घाटी अरुणाचल प्रदेश, शिवालिक उत्तराखंड और रायल आंध्र प्रदेश। कौन सा विकल्प इसमें गलत है? देखिए इसकी अगर हम बात करें इसका जो सही आंसर है वो आपका, इसका जो सही आंसर है कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है वो आपका ये हो जाएगा। लेमरू हाथी रिजर्व जो झारखंड में नहीं बल्कि कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, ये इसका गलत है, बाकी विकल्प सही हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश का एक जिला के उत्पाद से कौन सम्मिलित नहीं है? आगरा का एक जिला के उत्पाद है लेदर उत्पाद। अमेठी का ओडीओपी जो है मूंज उत्पाद है। चित्रकूट का लकड़ी का खिलौना और बुलंदशहर का टेक्सटाइल। कौन सा विकल्प गलत है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी, बुलंदशहर। बुलंदशहर का सिरेमिक उत्पाद है, बुलंदशहर का है सिरेमिक उत्पाद। ठीक है, सिरेमिक उत्पाद। कौन सा विकल्प इसमें सही नहीं है? गीता शोध संस्थान है मथुरा में, गीता शोध संस्थान मथुरा में है। अवध शिल्प ग्राम है लखनऊ में। जटायु गिद्ध संरक्षण लखीमपुर खीरी और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा जटायु गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र जो है यह महाराजगंज में स्थापित किया गया। ठीक है,
महाराजगंज में। झादी ताल जो राजकीय पशु बारहसिंघा का प्रमुख वासस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में है। ऑप्शन डी। कौन इसमें से सुनिंद नहीं है? कुकुटाराम विहार है कौशाम्बी में, मृगदाव सारनाथ में, स्वर्णगंध कुटी विहार श्रावस्ती में और संत रविदास वन विहार वाराणसी में। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन डी। देखिए इसकी अगर हम बात करें, जो आपका संत रविदास वन विहार है, संत रविदास वन विहार, या कहाँ पे है? संत रविदास वन विहार की बात करें तो यह बस्ती जिले में है, बस्ती जिले में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही मैत्रेय परियोजना का संबंध किससे है? मैत्रेय परियोजना का संबंध बौद्ध स्थलों के विकास से है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। बौद्ध स्थलों के विकास से संबंधित है मैत्रेय परियोजना। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पर्यटन विकास के लिए निर्मित स्वतंत्रता संग्राम सर्किट निम्नलिखित में से कौन सा स्थल इसमें शामिल नहीं है? मेरठ, कानपुर, शाहजहांपुर या फिर काकोरी। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर भी हो जाएगा। कानपुर इसमें शामिल नहीं है। ठीक, बाकी मेरठ, शाहजहांपुर और काकोरी शामिल है। कौन सा विकल्प इसका गलत है? आयुर्वेद रिसर्च सेंटर लखनऊ में है, कांच उद्योग विकास केंद्र है फिरोजाबाद में, गौ अनुसंधान केंद्र गोरखपुर और राजकीय चर्म संस्थान है कानपुर में। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। गौ अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? या मथुरा में है। ठीक है, मथुरा में। उत्तर प्रदेश में आयोजित मेलों के बारे में देखिए कौन सही है? सोरो मेला कासगंज में, झूला मेला वाराणसी, रथ यात्रा चित्रकूट, ददरी मेला गाजीपुर। कौन सा विकल्प इसमें सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा सोरो कासगंज में। झूला मेला की बात करें या अयोध्या और वृंदावन, दोनों जगह इसका आयोजन किया जाता है। रथ यात्रा की बात करें, रथ यात्रा का संबंध है वाराणसी से, वाराणसी से। ददरी जो पशु मेला है बलिया में लगता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली जनजातियों के बारे में देखिए। सोनभद्र में पाई जाने वाली खरवार जनजाति का प्रमुख नृत्य है कर्मा नृत्य। बिजनौर में पाई जाने वाली माहीगीर जनजाति अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार मछली पकड़ना है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, अर्थात दोनों विकल्प सही हैं। कृषि क्षेत्र प्रदेश में सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है, कृषि सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है और हथकरघा उद्योग प्रदेश में सबसे बड़ा उद्योग है। दीनदयाल योजना हथकरघा उद्योग से संबंधित है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों विकल्प सही हैं। ठीक, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम जो नवाबगंज पक्षी विहार है इसका स्थापना किया गया था। कब किया गया था? 1984 में। ठीक, 1984 में। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? केंद्रीय वन आयोग 1986, भारतीय वन आयोग 1971, वन अनुसंधान संस्थान 1906 और वन संसद 1980। कौन सा विकल्प इसमें गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय वन आयोग 1986। केंद्रीय वन आयोग का जो गठन है या स्थापना है या 1965 में किया गया। ठीक है, 1965 में। तो ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी तीनों विकल्प सही हैं। और ये था आज का लास्ट क्वेश्चन जिसमें हम लोग जीएस वाले सेक्शन को कवर करेंगे। बाकी हिंदी वाले सेक्शन को इसके अगले वीडियो में कवर किया जाएगा। आई होप यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। बाकी जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, जो पहले इसमें ज्वाइन हो चुके थे और ग्रुप डिलीट होने के बाद वो बाहर हो गए हैं, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और जो लोग ज्वाइन होना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।